नमस्कार साथियों। एक बार फिर मैं भूपेन शर्मा आपके लिए एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आर्म्स एंड द मेन ड्रामा से एमसीक्यूज लेकर आया हुआ हूं। हम इन एमसीक्यूज से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं समझता हूं कि आपके एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो आइए, चलिए हम एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए, मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस आपके लिए सामने रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीबी सॉ वाज बोर्न इन। तो जीबी सॉ का जन्म कब हुआ था? हम सबको पता है जीबी सॉ का जन्म 1856 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीबी सॉ वाज बोर्न इन। तो जीबी सॉ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीबी सॉ का जन्म डबलिन में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीबी सॉ डाइड इन। जीवी सॉ की डेथ जो हुई थी वो कौन सा ईयर था? तो 1950। ओके, जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा जीबी सॉ के ऊपर था उन्होंने देखा होगा, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बातें होंगी, क्योंकि इन पर मैंने पहले से ही फोकस किया हुआ था और उसमें मैंने इनके बारे में भी बताया था और उनकी डेट, बॉर्न कहाँ हुआ था उसके बारे में भी सारी चीज़ें जानकारी दी हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हों, तो जीबी सॉ के पिछले वीडियोस भी देखें, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। जीबी सॉ बिगेन हिज कैरियर एज। जीबी सॉ ने अपना कैरियर की शुरुआत किससे की थी? तो कैरियर की शुरुआत उन्होंने एज ए नॉवलिस्ट की थी, लेकिन वो बाद में ड्रामेटिस्ट एक क्या है बहुत अच्छे साबित हुए। तो आंसर जो है सही वो नॉवलिस्ट है, शुरुआत की थी। ठीक है, बिगेन करना, लेकिन वे एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे। ओके, जीबी सॉ वाज अ ड्रामेटिस्ट, अ नोवेलिस्ट, अ प्रोज राइटर, ऑल ऑफ दीज। तो जीबी सा इनमें से कौन थे? तो जीबी सॉ ने ड्रामा भी लिखे हैं, नोवेल भी लिखा है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, प्रोज राइटिंग भी की है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज बाय सॉ। इनमें से कौन कौन से ऐसे नोवेल हैं जो जीबी सॉ के द्वारा लिखे हुए हैं? तो पहला नोवेल का नाम है इमेच्योरिटी, दूसरा है द इरिशनल नोट, तीसरा है लव अमंग द आर्टिस्ट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जैसा हम सब लोगों ने पहले भी पढ़ा पिछले वाले वीडियो में कि इमेच्योरिटी इनका पहला सबसे पहला नोवेल है। इरिशनल नोट भी है, लव अमंग द आर्टिस्ट भी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनके ये सभी नोवेल हैं और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय सॉ। तो सॉ के द्वारा लिखे हुए कौन सा ऐसा नाटक है इनमें से दिए हुए प्लेज में से जीवी सॉ के द्वारा कौन सा नाटक लिखा हुआ है? तो हम आर्म्स एंड द मैन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बारे में तो सबको पता ही है। कैंडिड कैंडिडेट भी था, मैन एंड सुपरमैन भी जीबी सॉ ने लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय सॉ। इनमें से दिए हुए जितने भी नोवेल्स के नाम हैं उनमें से ऐसा कौन सा नोवेल है तो जीबी सॉ के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो उसका नाम है एज यू लाइक इट। हम सब लोग जानते हैं एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर किसी को ना पता हो तो इसको जरूर मुझे बताना कि एज यू लाइक इट किसने लिखा है। ओके, तो अपने कमेंट में जरूर लिखना कि एज यू लाइक इट किसका नोवेल है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। सो को नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर कब दिया गया था, कौन सी डेट में दिया गया था? तो उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट है द थीम ऑफ द शो वर्क्स आर। जो शो के जितने भी नोवेल हैं उनकी थीम क्या होती थी?
तो इनकी थोड़ी कोई नॉवेल्स में क्या है, उन्होंने रैशनलिज्म का कार्य किया है, क्रिटिकल रिबेलियन का कार्य किया है, रियलिज्म का कार्य भी किया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने सभी के ऊपर, इनकी सबके ऊपर लिखने का कार्य किया है। इसलिए इनका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। बर्नार्ड शॉ वाज ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक कैसे नोवेलिस्ट थे, एक कैसे लेखक थे? तो कौन से थे? तो वो रियलिस्टिक्स थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेजेडी? इनमें से कौन सा नोवेल है जिसे हम ट्रेजेडी के रूप में जानते हैं? ट्रेजेडी आप सब लोग जानते होंगे, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। तो जिनके सेंटेंस, जिनका जो लास्ट होता है, किसी भी नोवेल का लास्ट, अगर वो दुखांत होगा, दुख से होगा पीड़ित, तो उसे तो हम ट्रेजेडी कहते हैं। और जिस नाटक का या कहानी का या नोवेल का एंडिंग अच्छी होती है, तो उसे हम कॉमेडी कहते हैं। ओके। अब आइए इसका आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेजेडी? तो इनमें से जो दिए गए हैं नाम ड्रामा के, उनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो ट्रेजेडी से संबंधित है? तो इसमें है सेंट जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में थिएटर ऑफ आइडियाज, फादर फादर किसे कहा जाता है थिएटर ऑफ आइडियाज के? तो थिएटर ऑफ आइडियाज को क्या क्या किसको कहा जाता है? सॉ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, पिछली बार प्रिंस ऑफ एसेस्ट के लिए क्या है क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं, आप सब लोग ध्यान देंगे इन बातों पे। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो सबको पता है, जीबी सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या है चैप्टर से भी दिए हैं। रेना बिलोंग्स टू, रेना किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? तो रेना बुल्गारिया से। लौका इज, लौका कौन है? लौका रेना की मेड सर्वेंट है। ओके। निकोला इज, निकोला भी सर्वेंट ही है, लेकिन मेन सर्वेंट है। ठीक है। तो मेन सर्वेंट है तो ओल्ड, ओल्ड भी है वो, यंग, तो यंग मैन तो नहीं है, सॉरी ओल्ड नहीं है ज़्यादा। वो कैसा है? थोड़े मिडिल एज्ड व्यक्ति है, जो लौका से क्या है शादी करने की इच्छा रखता है। ठीक। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले रेना सीम्स टू बी, प्ले की शुरुआत में रेना कैसी लगती है? तो पहले शुरुआत में रोमांटिक गर्ल है, वह अपने होने वाले पति के ख्यालों में खोई हुई रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने रोमांटिक गर्ल के नाम से उसको बताया। लौका फाइनली, लौका की किससे शादी हो जाती है? जो कि मेड सर्वेंट है, उसकी शादी किससे हो जाती है? तो सबसे लास्ट में मैरिज विथ सर्जियस, उसकी सर्जियस के साथ में शादी हो जाती है। हु इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर? चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है? इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनता है। तो चॉकलेट चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है, उसे हम कहते हैं ब्लश चिली को, जिसे रैना ने नाम दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो युद्ध हारने के बाद रैना के कमरे में आके छुपा था, कौन? ब्लश चिली। तो उसके पास बंदूक की गोलियों की जगह पे चॉकलेट रखी हुई थी उसकी जेब में। तो चॉकलेट खा के उसने क्या है काम किया था। मेजर पेटकॉफ कौन थे? मेजर पेटकॉफ रैना के फादर थे। उन्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका कहना यह था कि उनके पापा जी जो थे, पिताजी जो थे, वो 100 ईयर से ज़्यादा जिए और अपने जीवन में वो कभी नहीं नहाए, ना वो कभी बीमार पड़े। इसलिए वो अपनी पत्नी से वो कहते रहते थे, कैथरीन से कहते रहते थे कि तुम नहाया मत करो, तुम क्या है महीने में एक बार क्या है केवल गला हाथ मुंह धो लिया करो बस। लेकिन वो कैथरीन नहीं मानती थी, तो नहाती रहती थी। तो नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चंस। आर्म्स एंड द मैन वाज फर्स्ट स्टेज इन लंदन। तो आर्म्स एंड द मैन सबसे पहले लंदन में कौन सी तारीख को पब्लिश किया गया? तो 21 अप्रैल 1894। इस बात को सोचकर क्या है, आप लोग ये मत सोच लेना कि आपको भी नहाना नहीं है।
ऐसी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुल्गारिया और सर्बिया सर्बिया यानी कि और बुल्गारिया दोनों ही बहुत ही ठंडे स्थान हैं, जहाँ पर ठंड के मौसम में माइनस में डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है और ऐसी जगह पे नहाना क्या है संभव नहीं हो पाता। तो वहाँ की एरिया की ये कहानी है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है, तो आपने बस सोच लेना कि आपको भी नहीं नहाना। इन अमेरिका, आर्म्स एंड द मैन वाज़ स्टेज्ड इन अमेरिका में आर्म्स एंड द मैन कब स्टेज पर लाया गया? तो सितंबर 1894 में। ओके, मैं समझता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। जर्मन प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड द मैन टुक प्लेस इन बर्लिन। हाँ, सॉरी, आर्म्स एंड द मैन वाज फर्स्ट स्टेज्ड कब हो गया था अमेरिका में? जो सितंबर 1894 में हो गया था। जर्मन प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड द मैन टुक प्लेस इन बर्लिन इन, तो यहाँ पे ये गलती हो गई है, 1902 था यहाँ पे, जो 902 हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1902, यही सही आंसर है 1902। ओके, इस पर ध्यान दीजिए सब लोग। द फ्रेंच प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड द मैन टुक प्लेस इन पेरिस, तो पेरिस में कब? तो पेरिस में हुआ था 1920 को। मेजर सर्जियस वाज एन ऑफिसर इन द, तो मेजर सर्जियस कौन सी आर्मी में ऑफिसर थे? तो बुल्गारियन आर्मी में एक ऑफिसर थे मेजर सर्जियस। ठीक है, कैप्टन ब्लिंसचिली वाज एन ऑफिसर इन, कैप्टन ब्लिंसचिली सर्बियन आर्मी में कैप्टन थे। ओके, मेजर पेटकॉफ वाज एन ऑफिसर इन, मेजर पेटकॉफ किस में था? बुल्गारियन आर्मी में मेजर था। ठीक है, द बैटल बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया, सर्बिया और बुल्गारिया में युद्ध हुआ था। तो वास्तव में ये युद्ध कब हुआ था? ये वास्तविक बात है 1885 में हुआ था। ओके, द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन ओपन्स लेट इन नवंबर इन द ईयर, अब कब की शुरुआत हुई है? आर्म्स एंड द मैन में पहला सीन जो है वो नवंबर का सीन बताया गया है, लेकिन उसमें कौन सी ईयर के बारे में बताया गया है? तो उसमें बताया गया है 1885 के बारे में। हु इज रैनास मदर, तो रैना की मदर का नाम क्या, कौन है, क्या रहा है उनकी मदर का नाम? तो उनका नाम है कैथरीन। लौका उनके नौकर का नाम है, मेड सर्वेंट। ठीक है, कैथरीन कौन है भाई? कैथरीन के बारे में, कैथरीन कौन है? मेजर पेटकॉफ की वाइफ है, यानी कि रैना की माँ की पिताजी की पत्नी है, और रैना की माँ भी है, तो ये दोनों ही हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। तो सही आंसर इसका क्या है? बोथ ए एंड बी। हु गिव्स द न्यूज ऑफ द बैटल टू द स्लेविंजा टू रैना, तो कैथरीन रैना से युद्ध के बारे में बताने के लिए, उसे सूचना देने के लिए आती है। हु टेल्स रैना दैट सर्जियस इज द हीरो ऑफ द अवर, द आइडल ऑफ द रेजिमेंट, कौन कहता है कि सर्जियस रेजिमेंट का हीरो बन के सबके सामने उपस्थित हुआ है? तो सर्जियस से पहले रैना की शादी होने वाली थी, तो कैथरीन उसको क्या है, गुड न्यूज़ देने के लिए आती है कि देखो आपका होने वाला पति जो है कितना बहादुर है ना? वो आपके वो युद्ध में कितना बहादुर है, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकला है। सर्जियस डिफीड कमांडर्स एट द कैवलरी चार्ज, तो सर्जियस ने जिन अधिकारियों को सॉरी जिन कमांडर्स के हराया था, कैवलरी चार्ज किया था, तो वो सर्बेरियन के विरुद्ध में था। द कैवलरी चार्ज वाज मेड अगेंस्ट द, किसके था? सर्वेंट्स के पीछे। ठीक है, द सर्व हैड ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स, जो सर्व जो थे उनके पास खुद के ऑफिसर्स नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया से ऑफिसर्स को मंगाते थे। वो इंटर्स रैनास बेडरूम इन द नाइट ऑफ नवंबर 1885, तो आपको यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा पुराने वाले भी क्वेश्चंस का, है ना?
पर आने वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे हमने पहले कहा था नवंबर की शुरुआत हुई थी फर्स्ट एक्ट में, तो कौन सी ईयर थी? तो 1885। तो रैना के कमरे में नवंबर 1885 को किसने प्रवेश किया था? तो ब्लूस्टली था, जो भाग के आया हुआ था वहां पे। कहाँ से भाग के आया हुआ था? युद्ध में हारने के बाद उनकी सेना भाग गई, और भागने के बाद क्या है, सब इधर उधर भटक रहे थे, तो ब्लूस्टली कहाँ पे घुस गया? रैना के बेडरूम में घुस गया। ब्लूस्टली वाज ए मैन ऑफ, ब्लूस्टली एक 35 ईयर ओल्ड व्यक्ति था, ठीक है। ब्लूस्टली वाज ए सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर, कौन था? बल्गेरियन ऑफिसर, रशियन ऑफिसर, कौन था? तो वो सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर था। बाय बर्थ बुशली इज, तो बर्थ के हिसाब से वो एक स्विस था। इस बात को याद रखना होगा कि ब्लूस्टली जो था बाय बर्थ एक स्विस था। हाँ। निकोला इज ए करेक्टर हु हैज नो, तो निकोला हम सब लोग जानते हैं, निकोला एक उनका मेड सर्वेंट था, सॉरी मैन सर्वेंट, जो उनके यहाँ पे रहता था। तो उसके बारे में हम कौन सा गुण उसका बता सकते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित करता हो? तो इसका सही आंसर है मोरल इन द कैरेक्टर। वो अपने कैरेक्टर के आधार पे एक बहुत अपने मालिक का वफादार और उनको बात को मानने वाला व्यक्ति था। द प्ले आर्म्स एंड द मैन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो आर्म्स एंड द मैन कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? तो हुआ था 1894 में, ठीक है। द प्ले आर्म्स एंड द मैन वाज इंक्लूडेड्स द वॉल्यूम, तो आर्म्स एंड द मैन कौन से प्ले का भाग है? तो इसका सही आंसर है प्ले प्लीजेंट, सॉरी प्ले प्लीजेंट, प्ले प्लीजेंट का है। द टर्म्स सर्बियन, एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड शेवियन, सॉरी शेवियन है, तो ये शेवियन जो है 100 के लिए एडजेक्टिव का यूज किया गया। सॉस प्लेज आर द प्लेज ऑफ, किस लिए थे? 100 के ये नाटकों को हम किस प्रकार का नाटक कहा जाता है? तो रियलिज्म के रूप में जानते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो प्लेज आर कॉल्ड, तो जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा लिखे हुए जो लेख हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, किस प्लेस के रूप में जानते हैं? तो प्ले ऑफ आइडियाज के रूप में। जॉर्ज बर्नार्ड शो वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन से वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। द मोस्ट रोमांटिक सीन इन आर्म्स एंड द मैन इज, तो मोस्ट रोमांटिक सीन कौन सा है आर्म्स एंड द मैन्स में? तो इसका सही आंसर है लौका और सर्जियस की जो मीटिंग हुई थी वो से मानते हैं। विच कैरेक्टर इज द सॉस माउथपीस, सॉस माउथपीस, माउथपीस तो याद रखिए कि माउथपीस किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हीरो को ज्यादातर मानते हैं। तो इसमें जो ब्लशली है, ब्लशली को क्या है, हम इसके रूप में मानते हैं, इसके माउथ पीस मानते हैं, किसके? 100 के बारे में। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। एक बार जाने से पहले मैं आप सबसे फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।